हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का सेकेंड केमिस्ट्री, जिसको आप लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये बहुलक, पॉलीमर्स, जिस चैप्टर से हर एक साल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुलकों के बारे में 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एक साल आता है। इसीलिए ये जो आपका चैप्टर है परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम तो बहुलक है और यहाँ पर सबसे पहले आपका टॉपिक बहुलक ही होगा। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे बहुलक क्या होता है या बहुलकीकरण क्या होता है। बहुलकीकरण का ही दूसरा नाम होता है बहुलकन, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुलक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे क्या जी, बहुलक के बारे में और बहुलकीकरण के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बहुलक क्या होता है या बहुलकीकरण क्या होता है, तो इसमें आपको बतलाना है। तो देखिए, इसमें आपको ये बतलाना है कि वह प्रक्रम जिसमें, बतलाएंगे कि वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल और, जिसमें बड़ी संख्या में सरल और एक दूसरे से संयोग करके उच्च और भार का एक बृहद और बनाते हैं, बहुलकन या बहुलकीकरण कहलाता है। तथा इस प्रक्रम के फल स्वरूप बने उच्च और भार के यौगिक को एक शब्दों में हम क्या जी, बहुलक कहते हैं। एक बार देखिए परिभाषा, और इसमें आपको ये बताना है कि वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल और एक दूसरे से संयोग करके उच्च और भार का एक बृहद और बनाते हैं, बहुलकन या बहुलकीकरण कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रम के फल स्वरूप बने उच्च और भार के यौगिक को एक शब्दों में हम लोग क्या जी, बहुलक यानी कि पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अभी आप लोग समझे बहुलक या बहुलकीकरण, लेकिन देखिए कैसे आपका बहुलक प्राप्त होता है इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए बहुलक, देखिए एक उच्च अणुभार का ही यौगिक होता है। तो एक उच्च अणुभार के यौगिकों का निर्माण करने के लिए हमें सरल इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जो साधारण नाम होता है वे आपके एथिलीन होते हैं, और इसका जो IUPAC नाम होता है वे आपके एथीन होते हैं। तो देखिए लिख देंगे एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एथीन होता है। तो देखिए, जब एथीन के अगर 2 अणु हो और दोनों अणु परस्पर आपस में क्या करना चाहे जी, जुड़ना चाहे। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर भी एक हो जाए आपका क्या जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर देखिए एथीन के 2 अणु है और दोनों अणु जब परस्पर आपस में क्या करना चाहे जी, जुड़ना चाहे। तो जब दोनों अणु परस्पर आपस में जुड़ना चाहेंगे तब इसके लिए क्या होगा जी, देखिए फिर इसी को लिखते हैं एक बार हम यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर लिख देते हैं एक बार क्या जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए, जब एथीन के 2 अणु आपस में जुड़ेंगे तब इसके लिए क्या होगा, देखिए यहां से आपका एक बंध फ्री होगा, हटेगा। यहां से एक बंध आपका जब हटेगा तो यहां पर आपके 2 बंध फ्री होंगे। क्या होंगे जी, 2 बंध फ्री होंगे। उसी प्रकार से अगर देखिए
अगर यहां से भी एक बंध हटेगा तो यहां पर भी आपका दो बंध क्या होगा जी, फ्री होगा। यहां से एक बंध हटा तो दो बंध यहां पर भी फ्री हुए, और यहां से भी एक बंध हटा तो यहां पर भी दो बंध फ्री हुए। अब देखिए क्या होगा, यही दोनों फ्री बंध आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यही दोनों फ्री बंध आपस में क्या हो जाएंगे जी, जुड़ जाएंगे। तो बनेगा क्या जी, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और देखिए इधर और इधर ये जो बंध देख रहे हैं ये दोनों फ्री है, और दोनों फ्री होने का मतलब ये है कि इसी तरह का कोई एथीन इसमें आसानी से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो यहां पर देखिए ये जो आपका संरचना बन गया, ये हो गया आपका क्या जी, बहुलक हो गया। अर्थात इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्या जी, लिख देंगे सबसे पहले ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही इसके आप N अणु लोगे, यहां पर देखिए इसके ऊपर लिखेंगे बहुलकन भी लिख सकते हैं या बहुलकीकरण भी लिख सकते हैं, बहुलकीकरण, बहुलकीकरण। अब यहां पर देखिए जी, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, यानी कि एथीन के यहां पर हमने दो ही अणु लिया है। तो इस तरह से बहुलक में कई अणु जुड़ सकते हैं, हजारों अणु जुड़ सकते हैं, इसीलिए यहां पर हमने N अणु को ले लिया है। तो जब N अणु को लेंगे तो परमाणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगा, N हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए इसमें एक ये हो जाएगा आपका, और इसमें एक ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से इसमें हजारों अणु क्या हो सकते हैं जी, जुड़ सकते हैं। इसीलिए इसमें से एक लिख दिया जाता है क्या जी, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहां पर N लिख दिया जाता है। तो इसको देखिए, ये जो आपका एथीन है, ये एथीन किसका काम कर रहा है जी, तो एकलक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एकलक का। और एकलक से आपका क्या मिल गया जी, बहुलक मिल गया। क्या मिल गया जी, बहुलक मिल गया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या जी, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। और एथीन से आपका मिल जाता है क्या जी, पॉलीथीन मिल जाता है। एथीन से क्या मिल जाता है, पॉलीथीन मिल जाता है। तो इस तरह से आपका ये बहुलक का निर्माण होता है, जैसे कि हमने आपको परिभाषा में बतलाया। उसके बाद देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है एकलक। अगला टॉपिक क्या है जी, एकलक है। एकलक के बारे में जानेंगे कि एकलक क्या होता है। तो इसमें आपको बतलाना है, क्या बतलाना है जी, कि जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है, उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, एकलक कहते हैं। बतलाएंगे, जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकलक कहते हैं। जैसे देखिए इसमें देख रहे हैं ना, ये भी आपका क्या है जी, एकलक है। ये भी आपका क्या है जी, एकलक है। और दोनों एकलक जैसे ही आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा क्या जी, बहुलक बन जाएगा। तो ये आपके सरल अणु क्या होते हैं जी, एकलक होते हैं। जब कई एकलक आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के एक उच्च अणुभार यौगिकों का निर्माण होता है, जिसको एक शब्दों में हम क्या जी, बहुलक के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपको हमने पीछे भी बतलाया। तो एकलक का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो एकलक का परिभाषा हम क्या बतलाएंगे जी, कि जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है, उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, एकलक के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे, अगला टॉपिक हम लोग का है समबहुलक, होमोपॉलीमर्स। समबहुलक जानेंगे, समबहुलक क्या होता है। देखिए इसके नाम में ही परिभाषा छुपा है, समबहुलक, होमोपॉलीमर्स।
होमोपॉलीमर्स का समबहुलक का परिभाषा बतला सकते हैं कि समान प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक को एक शब्दों में हम क्या जी, एक शब्दों में हम समबहुलक के नाम से जानते हैं। बतलाएंगे कि समान प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक को हम एक शब्दों में क्या जी, समबहुलक कहते हैं, होमोपॉलीमर्स कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसे इसके तो एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे होंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर, समबहुलक के एग्जाम्पल के तौर पर आपका पीवीसी हो सकता है, जिसको आप लोग बोलते हैं पॉलीवाइलिन क्लोराइड, या दूसरा आप बतला सकते हैं क्या जी, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन होगा, उसके बाद आपका पॉलीवाइलिन क्लोराइड हो जाएगा, जिसको आप लोग पीवीसी कहते हैं। टेफ्लॉन भी हो सकता है, जो कि आपका एक प्रकार से समबहुलक का एग्जाम्पल होता है। जैसे समबहुलक का मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसमें समान प्रकार के एकलक होंगे। जैसे मान लें कि ये भी एकलक है, ये भी एकलक है, ये भी एकलक है, और इस प्रकार से आपका क्या जी, ये आपका बहुलक बन गया। तो देखिए, इसमें समान प्रकार के एकलक है, और समान प्रकार से एकलक के द्वारा जो बहुलक बनेगा उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, समबहुलक के नाम से जानेंगे। उसी क्रम में अगला हम लोग का टॉपिक है सहबहुलक, कोपॉलीमर्स। जानेंगे सहबहुलक क्या होता है। अब देखिए, इसके नाम में ये सहबहुलक कहो या इसी को एक शब्दों में आप चाहें तो विषम बहुलक भी कह सकते हैं। इसमें जानेंगे कि सहबहुलक या विषम बहुलक क्या होता है, कोपॉलीमर्स क्या होता है। तो इसमें आपको बतलाना है, समबहुलक का उल्टा परिभाषा इसमें होगा। इसमें आपको बतलाना है कि भिन्न प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक को एक शब्दों में क्या हम सहबहुलक या विषम बहुलक के नाम से जानते हैं या कहते हैं। बतलाएंगे, भिन्न प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक को एक शब्दों में हम क्या जी, सहबहुलक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एकलक में तो अभी समान था तीनों, अब यहाँ पर ये समान नहीं। जैसे मान लें कि ए हो गया तो यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर ए हो जाएगा तो फिर आपका बी हो जाएगा, तो आपका बहुलक बनेगा। तो जैसे मान लें कि आपका बहुलक में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए बी और एन लिख दे रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी समान प्रकार का एकलक नहीं है। देखिए, अगर इसमें दो समान प्रकार के एकलक है तो दो भिन्न प्रकार के भी एकलक है, यानी कि इसमें एकलक अणुओं की जो संख्या है वे आपके समान नहीं है। तो जब एकलक अणुओं की संख्या समान नहीं होगा, अर्थात भिन्न होगा, तब उस कंडीशन में कौन सा बहुलक होगा, सहबहुलक होगा, कोपॉलीमर्स होगा। इसी प्रकार से देखिए, सहबहुलक के एग्जाम्पल में आप चाहे तो बतला सकते हैं क्या जी, टेरिलीन बतला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टेरिलीन बतला सकते हैं, नाइलॉन 6 बतला सकते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं जी, सहबहुलक के या विषम बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। उसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है बहुलकीकरण की मात्रा या कोटि। बहुलकीकरण की मात्रा या कोटि, इसको भी जान लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसमें जान लेते हैं बहुलकीकरण की मात्रा या कोट। इसमें आपको ये बतलाना है, इसका भी परिभाषा सिंपल। इसमें आपको ये बतलाना है कि किसी बहुलक में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या को बहुलकीकरण की मात्रा अथवा कोटि कहते हैं। जानेंगे कि बहुलकीकरण की मात्रा या कोटि क्या होता है। तो इसमें आपको बताना है, किसी बहुलक में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या को बहुलकीकरण की मात्रा या कोटि कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए, एक और छोटा परिभाषा है, पुनरावृत्त इकाई, रिपीटिंग यूनिट क्या होता है।
पुनरावृत्त इकाई, रिपीटिंग यूनिट। इसको भी जान लेते हैं क्या होता है। तो इसमें भी आपको ये बताना है पुनरावृत्त इकाई का परिभाषा कि वह पूर्ण इकाई जो बहुलक में बार बार आती है, तो उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, पुनरावृत्त इकाई के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा बतलाएंगे कि वह पूर्ण इकाई जो बहुलक में बार बार आती है, तो उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, पुनरावृत्त इकाई के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे देखिए हम बतला रहे हैं, जैसे यहां पर a प्लस ए, इसको लिख सकते हैं क्या जी, a2। उसी प्रकार से a प्लस ए, इसको लिख सकते हैं क्या जी, a3। उसी प्रकार से a प्लस ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या जी, a4। अरे यहाँ पर एक दर्शा देते हैं और a, इसको लिख सकते हैं a4। या उसी प्रकार से हम अगर n लिख दे, n a इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या जी, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, a और यहाँ पर क्या जी, n। तो देखिए अभी हमने परिभाषा क्या बताया जी, पुनरावृत्त इकाई का, रिपीटिंग यूनिट का परिभाषा हमने ये बताया कि वह पूर्ण इकाई जो बहुलक में बार बार आती है, उसी को एक शब्दों में हम पुनरावृत्त इकाई के नाम से जानते हैं या पुनरावृत्त इकाई कहलाती है। तो यहां पर देखिए ये बार बार आ रही है, इसमें भी, इसमें n बार। देखिए जब n बार रहेगा तो इसको एक शब्दों में हम बोलेंगे बहुलक। इसको क्या बोलेंगे जी, बहुलक बोलेंगे। a4 रहेगा तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे चतुलक। इसको क्या बोलेंगे जी, बहुलक। इसको बोलेंगे चतुलक। और इसको बोलेंगे हम लोग क्या जी, त्रिलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, त्रिलक। इसको बोलेंगे त्रिलक। और इसको बोलेंगे क्या जी, हम लोग द्विलक बोलेंगे। द्विलक को अंग्रेजी में कहते हैं डाइमर, त्रिलक को ट्राइमर, चतुलक को टेट्रामर, और बहुलक को अंग्रेजी में तो आप जानते हैं कि पॉलीमर कहते हैं। इस प्रकार से ये रहा। उसी क्रम में अगला आप लोग का टॉपिक है ऑलिगोमर। क्या है जी, ऑलिगोमर क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ऑलिगोमर क्या होता है, तो इसमें आपको बतलाना है कि वे बहुलक जिसमें या वे बहुलक जिनमें n का मान कम यानी कि लगभग क्या जी 100 होता है, तो उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, ऑलिगोमर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑलिगोमर कहते हैं। n का मान अर्थात एक बार और इसका परिभाषा देखिए बतलाएंगे कि वे बहुलक जिनमें n का मान लगभग 100 होता है। n का मान क्या जी, लगभग 100 होता है, तो उसी को एक शब्दों में ऑलिगोमर के नाम से जानते हैं। n का मतलब क्या, n का मतलब ये एकलक इकाइयों की संख्या। अर्थात परिभाषा आप चाहे तो ऐसे बता सकते हैं कि वे बहुलक जिसमें एकलक इकाइयों की संख्या लगभग 100 होती है, तो उन्हें एक शब्दों में क्या जी, हम ऑलिगोमर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा उच्च बहुलक, हाई पॉलीमर्स। हम लोग जानेंगे कि हाई पॉलीमर्स क्या होता है, उच्च बहुलक क्या होता है। तो इसमें आपको बतलाना है कि वे बहुलक जिनमें n का मान अधिक होता है, वे बहुलक जिनमें n का मान क्या होता है, अधिक होता है, तो उसी को एक शब्दों में उच्च बहुलक के नाम से जानते हैं। n का मतलब अभी बतलाया हमने, एकलक इकाइयों की संख्या। तो इसका परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि वे बहुलक जिसमें एकलक इकाइयों की संख्या अधिक होता है या अधिक होती है, तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में हम क्या जी, उच्च बहुलक के नाम से जानते हैं।
इसमें देखिए एक लास्ट टॉपिक में नोट भी देख लेते हैं। नोट भी याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए नोट में पहला आपको ये बतलाना है कि बहुलकों के अणुओं में सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। बहुलकों के अणुओं में सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। अब उसमें सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। उसी प्रकार से नोट में दूसरा पॉइंट आपको यह बतलाना है कि बहुलक में कुछ जालक गुण, बहुलक में कुछ जालक गुण या इसको आप चाहें तो क्रिस्टलीय गुण भी बोल सकते हैं, पाया जाता है। बहुलक में कुछ जालक गुण या क्रिस्टलीय गुण पाया जाता है। उसी प्रकार से नोट में तीसरा पॉइंट आपको यह बताना है कि सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं। सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं, परंतु सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। और आज के लिए बहुलक में इतना ही रहेगा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप लोग पढ़िएगा। और जो भी समझ में ना आए आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है जॉब 9X, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, जिसके कारण बहुलक का सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।